दिस कंप्यूटर। चलिए सेकंड पार्ट की बात करें हम यहाँ पे, और उसमें हम पैरा 4 देखेंगे। पैरा 1 क्या था? शेड्यूल 1 देख रहे हैं अपन। शेड्यूल 1 का पैरा 1 क्या था? परमानेंट डिस्पोजल ऑफ एसेट प्रोवाइडेड आईटीसी टेकर। पैरा 2 रिलेटेड और ठीक है, सब ट्रांजेक्शन बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। पैरा 3 प्रिंसिपल और एजेंट। एजेंट में वही एजेंट जो कि अपने नाम से बिल फाड़ेगा वो इसके अंदर कवर होगा, जो प्रिंसिपल का बिल आगे देगा वो इसके अंदर कवर नहीं होगा। समझ में आ गई बात? यहाँ पे पैरा 3 स्पेशली किसके लिए है? गुड्स के लिए। स्पेशली किसके लिए है? गुड्स के लिए। आइए अब हम पैरा 4 की बात करते हैं। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। यार इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज तो उसमें भी आया था। हाँ जी, क्लॉज बी में आया था ना। क्लॉज बी में क्या था बेटा? क्लॉज बी में इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। अरे नोट्स वहां पे दिमाग में, दिल में रहना चाहिए। ये देखिए बताइए क्या था बेटा? हाँ हाँ जी। अरे तो जमुना भाई 2 पॉइंट था। क्या था कि अगर आप इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, अगर कंसिडरेशन के साथ में इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस कर रहे हो तो उस पे आपका जीएसटी चार्ज होगा, भले ही वो आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज करें या नॉन बिजनेस के लिए यूज करें, उस पे जीएसटी चार्ज होगा। ये था। क्या कर रहे हो आप? कल तो लिए क्लास। हाँ जी। अरे दांत बाहर आ जाएंगे। हाँ जी। सो अब हम यहाँ पे बात करें इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। अब इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज तो वहां भी था, यहाँ भी है। क्या डिफरेंस है जरा चेक करेंगे अपने को। ठीक है, पढ़ भाई, जोर से पढ़। Importation of services, para 4 of schedule 1. Import of services by a person from a related person or from his establishment located outside India without consideration in the course or furtherance of business shall be treated as supply. अब देखो भैया, अब देखो मंगो एक हो गया। हाँ जी। अब पैरा 4 क्या कहता है? पैरा 4 की बात है। पैरा 4 कहता है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। किसकी बात करता है ये? अरे हाँ, पैरा 4 इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। साहब क्लॉज बी भी तो इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे की बात क्या है? क्लॉज बी में कंसीडरेशन था। बालिके क्लॉज बी में क्या था? कंसीडरेशन था। समझ में आ रही है बात? ये क्या है? एक तरह से विदाउट कंसीडरेशन है। क्या है? विदाउट कंसीडरेशन है। समझ में आ गई? अच्छा तो एक मिनट, ये है विदाउट कंसिडरेशन। सेकंड पॉइंट क्या है? ये किससे लिया है आपने? देखिएगा। हाँ जी, फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन। फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन। तो सेकंड, ये सर्विस किससे आ रही है? फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन। थर्ड पॉइंट, अरे वो तो इंपोर्टेशन का मतलब ही आउटसाइड इंडिया होता है यार। ये क्या कर रहा है भाई? हाँ जी। थर्ड पॉइंट क्या है? इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। समझ में आ रही बात? क्या हुआ? देखो ठंड लग रही है, बंद करूं क्या? नहीं सर, यहाँ पे हवा आती है। ठंडी में ज्यादा बिल खाएगी क्या? गेट को बंद ही कर दो। तो अगर आप किसी, देखिए तीनों चीजें कंटिन्यूसली होनी चाहिए। पहला तो क्या? इंपोर्टेशन, वो तो नाम में हेडिंग में दे दिया।
इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स की बात नहीं कर रहा, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स को तो वैसे ही बोल दिया, इस पे क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। क्या लगेगा, आईजीएसटी। देखो इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स पे आईजीएसटी लगेगा और इंपोर्टेशन सर्विसेज पे आपका जीएसटी ये भी लगेगा। आपका समझ में आ रहा है, ये चीज क्लियर है? आगे हम बात करेंगे, अभी थोड़ा और बात करेंगे। तो यहाँ पे ये पैरा 4, अब मैं स्पेशली जब जो पैरा समझना सिर्फ उसी की बात करें, अब इधर उधर माना ले जाए दिमाग को, क्योंकि इधर उधर ले जाते हैं ना हम, कंपेयर करते हैं उससे। जब कंपेयर कर रहा हूं तब कंपेयर करेंगे। आप अभी बिल्कुल मेरे साथ चले, एकदम छोटे बच्चे की तरह। समझ में आ गई? जीएसटी में आप ये समझे आप बहुत छोटे बेबी हैं और मैं आपको गाइड करने वाला इंसान। तो बस मेरी उंगली पकड़ के चलना। आप एक नए शहर में हैं तो कहीं गुम ना हो जाए, ठीक है? तो आइए साहब, तो ऐसी कंडीशन में पैरा 4, इस गली में हमारे पास में 3 घर है। पहला क्या कहता है भैया, क्या क्या पॉइंट, पहला पॉइंट क्या, विदाउट कंसीडरेशन। अब कोई कैसा इसमें इंपोर्टेशन भी तो लिखो, आउट ऑफ इंडिया। मैं इतना मान के चलता हूँ कि इतना आप मानसिक रूप से क्या है, थोड़ा डेवलप हो चुके हैं। इंपोर्टेशन का मतलब यही होता है, कोई सर्विस आपने कहां से ली है, आउटसाइड इंडिया से ली है। तो सर्विस आपने कहां से ली, आउटसाइड इंडिया से ली है। विदाउट कंसीडरेशन फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन, या उसका कोई एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, रिलेटेड पर्सन का एस्टेब्लिशमेंट है। तो यानी आपको सर्विस देने वाला कौन है? अरे चंपक यार, तू किधर इधर करता है यार, तू यहाँ पे देखा करना यार। हाँ जी, तो पहला पॉइंट क्या हो गया, विदाउट कंसीडरेशन। दूसरा पॉइंट क्या हो गया आपका, दूसरा पॉइंट क्या हो गया आपका, सर्विस फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन। और तीसरा पॉइंट क्या हो गया, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब ये बताने की जरूरत नहीं, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की मतलब क्या है। अगर ये तीनों चीजें एक साथ में है तो वो सर्विस है। समझ में आ गया? वो सप्लाई में आएगा, सप्लाई में आएगा, उस पर जीएसटी भी आया। समझ में आया कि नहीं आएगा? अच्छा, अब उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी, या बहुत यहाँ पे कहा कि सर अगर ये कोई अनरिलेटेड पर्सन से आता है, क्या आता है, बाकी सारी कंडीशंस सेम है। बाकी सारी कंडीशंस क्या है, सेम है। इंपोर्ट हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन सर वो क्या है, अनरिलेटेड पर्सन से है। तो बताओ सर, वो सर्विस में आएगा या सप्लाई में आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो उस पे जीएसटी लगेगा ही नहीं, कहीं पे नहीं इंक्लूड हो रहा है वो। सेकंड उसमें देखो, बी क्लॉज में देखो क्या था, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस विद कंसीडरेशन। उसमें क्या था, देखिए अब यहाँ पे अगर मैं साइड में लिखता हूँ, यहाँ पे मेरा 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 शेड्यूल बी क्या कहता था, या मेरा सपोज सब क्लॉज बी क्या कहता था, वो बी क्या कहता था, सब क्लॉज बी क्या कहता था भैया आपका, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। इंपोर्टेशन, एक बार समझ, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, समझ में आ रही बात? और वहां पे क्या था, विद कंसीडरेशन। क्या था आपका, विद कंसीडरेशन। समझ में आ रही है बात? तो ये जो विद कंसीडरेशन, और यहाँ पे क्या है, ये विदाउट कंसीडरेशन। तो अगर आप सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो तो आप देखें विद कंसीडरेशन है तो कहां जाएंगे आप, बी में जाएंगे, ठीक है, वहां पे सेक्शन 7(1) बी में जाएंगे। और अगर विदाउट कंसीडरेशन है तो 7(1) सी के शेड्यूल 1 के अंदर पैरा 4 में आएंगे। समझ में आ रहा है ये चीज, क्लियर है? हाँ जी। अब एक खुशखबरी दे दी आपको कि यार चलो तुम भी क्या याद रखोगे, इस पे जीएसटी आएगा ही नहीं। किस पे जीएसटी नहीं आएगा, तो अगर आपने अनरिलेटेड पर्सन से कोई सर्विस ली है, बाहर अनरिलेटेड पर्सन ने सर्विस ली है और विदाउट कंसीडरेशन ली है। अब मुझे एक चीज बताओ भैया, कौन सा अनरिलेटेड पर्सन तुमको फोकट में सर्विस देगा, है क्या? कल को बाहर का कोई बंदा आके तुमसे कहे कि सर्विस दे दो, कोई पैसा नहीं लेंगे, क्या ऐसा दोगे क्या तुम? तो कौन बाहर बैठा है जो तुमको फोकट में सर्विस देगा? तो ये भैया इन्होंने, मैं नहीं कहना चाहूंगा, इन्होंने वो हमें बनाया है। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। तो बस मेरा काम बताओ, समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे भैया अगर मैं बात कहना चाहता हूँ, यानी उन्होंने हमको गैला बनाया, उन्होंने हमको गैला बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि यार वो कहता है कि अगर तुम्हारा अनरिलेटेड पर्सन है तो तुमको इसमें लाया ही नहीं गया। तो मुझे बताओ साला, कोई एक ऐसा कोई बता दो कि कोई अनरिलेटेड पर्सन है और हमको बाहर से सर्विस दे रहा है। एक एनजीओ भूखमरी है, उसकी बात नहीं कर रहे हम, समझ में आ गई बात ना, उसकी बात नहीं कर रहे। बाकी ऐसा सिचुएशन हो ही नहीं सकता। समझ में आई बालक? हाँ जी। तो पैरा 4 समझ में आया आपको? हाँ, पढ़ भैया। Jumru Associates received a legal consultancy service from its head office located in Malaysia
The head office has rendered such services free of cost to its branch office. Since Jumru Associates and the head office are related persons, services received by Jumru Associates will qualify as supply even though the आ head गया office भैया, has not वो charged. तेरा पॉइंट समझ में आ गया? ब्रांच और हेड ऑफिस क्या है? रिलेटेड पर्सन है, लेकिन अगर वो एक ही स्टेट में थे तो नहीं। आया समझ में? आया तो Yes, तेरा sir. हाँ जी। ये झुमरू की बात समझ में आई? Yes, sir. आप देखो ये चकमक, देखो चकमक। Chakma, a proprietor registered in Delhi, has sought architect services from his son located in US with सीधी सी respect बात to है। his newly with पढ़ना। respect to his newly constructed house in Delhi. Although services have been received by Chakmak without consideration from his son, a related person, yet it will not qualify as supply since the same has not been received in course or furtherance of. आया मजा? Yes, sir. तुम पहले सन पढ़ते ही सोचा कि इसमें आ गया, है ना? जैसे ही तुमने सन सोचा और तुमने कहा कि आ गया, हाँ जी। लेकिन ये फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है क्या? नहीं है। इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कभी कभी समझ में आता नहीं आता है। हाँ जी, चलिए। हाँ जी, अब ये पढ़ो भैया, क्लेरिफिकेशन। तो देखो भैया, शेड्यूल 1 खत्म हो गया अपना। 4 पॉइंट ही है उसमें, 4 पैरा ही है। पहला पैरा वापस, पहला पैरा परमानेंट डिस्पोजल ऑफ ऑन विच आईटीसी। पैरा 2 सप्लाई बिटवीन इसमें गुड्स की बात नहीं है, गुड्स सर्विसेज दोनों आती है। पैरा 3 प्रिंसिपल ओनली गुड्स, प्रिंसिपल 2 अब इसमें भी वो अपने नाम से बिल फाड़ता है नहीं फाड़ता है, डील कट एजेंट। इसमें क्लेरिफिकेशन था डील कट एजेंट का, एक्सेस पेमेंट याद आया? हाँ जी, एजेंट वो सारी बातें हैं। फिर पैरा 4 आया समझ? अरे ओ समझ में आ गया ना? तू बेटा ये है ना, वो है जो मेन गाने गाते हैं तो पीछे अपनी लय लगा दो, सारा गला सही चलता रहेगा। आइए, क्लेरिफिकेशन ऑन सेल्स प्रमोशन स्कीम। ठीक है, अब सेल्स प्रमोशन स्कीम पे कुछ क्लेरिफिकेशन आई है, पढ़ भाई। Clarification on sales promotion schemes. A number of sales promotion schemes are commonly employed by the business to increase sales volume or to encourage the use or trial of a product or service so that new customers get attracted towards their product. For instance, certain sections of trade and industry, such as pharmaceutical companies, often provide drug samples to their stockists, dealers, medical practitioners, etc. Or sometimes companies announce offers like buy one get one free, buy one soap and get one soap free, or get some toothbrush free along with the purchase of toothpaste. Right. As we have already seen that as per section 7(1)(a), the goods or services which are supplied free of cost without any consideration shall not be treated as supply except in case of activities mentioned in Schedule 1 of the CGST Act. In view of the same, few sales promotion schemes have been examined as under. First, free samples and gifts. Samples which are supplied free of cost without any consideration do not qualify as supply under GST except where the activity falls within the ambit of Schedule 1 of the CGST Act. आ गया समझ में? आ गया? Yes, sir. कि अगर आपने फ्री सैंपल दिया है, किसी को आपने गिफ्ट दिया है, अगर वो शेड्यूल 1 में नहीं आता है, देखो सेक्शन 7(1)(a)(b)(c) अभी तक हमने इतना ही पढ़ा है। Yes, sir. सेक्शन 7(1) का A और B कहता है विद कंसिडरेशन, उसका C का शेड्यूल 1 कहता है विदाउट कंसिडरेशन। समझ में आ गया? उसमें 4 एक्टिविटी की थी। अगर इसके अलावा कहीं पर भी फ्री में कुछ दिया है, भैया जी समझ में आ रहा है? इधर तो ना देखें, इसके अलावा भी कहीं भी कुछ भी हमने क्या दिया है, फ्री में दिया है, तो बेटा जी वो क्या हो जाएगा आपका, सप्लाई में नहीं आएगा। आया समझ में? आया? Yes, sir. हम अगर डोनेशन कर रहे हैं वो सप्लाई में नहीं आएगा। आया समझ में? आया? अब पिछले कुछ समय पहले मैं कह रहा था कि सप्लाई में आएगा, तो क्या, लेकिन अब वो सप्लाई में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है।
वो तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का गिफ्ट है यार, ये जनरल बिजनेस में गिफ्ट है, तुम कस्टमर को गिफ्ट दे रहे हो, फ्री में दे रहे हो, समझ में आ गया? क्लियर है? न्यूज़पेपर में चिपकाओ गिफ्ट ले, तुमने चिपकाया और तुमको गिफ्ट मिल गया, समझ में आ रही है ये बात? तो ये वो गिफ्ट की बात करता है, क्लियर है? तो ये उस गिफ्ट की बात करता है, तो उस गिफ्ट में क्या कंसीडरेशन है क्या? नहीं है। तो भैया क्या है वो, जीएसटी की लायबिलिटी में नहीं आएगा, समझ में आ गया? बाय वन एंड गेट वन फ्री ऑफर, पढ़ भैया। It may appear at first glance that in case of offers like buy one get one free, one item is being supplied free of cost. लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब बाय वन गेट वन होता है ना, तो बाय वन गेट वन में क्या होता है? नहीं नहीं, एक के साथ वो साला उस एक जो आप परचेज प्राइस देते हो ना, उसी में वो दूसरे की कॉस्ट भी शामिल कर लेता है। Yes, sir. तो बड़ा नहीं है कि तुमको एक का प्राइस लेगा दो दे देगा, समझ में आ रही है बात? तो ऐसी कंडीशन, ये बाय वन, ये सब वो बढ़ा रहे हैं सब अपने अकेला, समझ में आ रही है बात? हाँ, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया बेटा, बाय वन गेट वन फ्री जो होता है, उसकी टोटलिटी पे जो टोटल अमाउंट होता है उस पे जीएसटी लगता है। पढ़ लो भैया। हाँ, in fact it is not an individual supply of free goods, but a case of two or more individual supplies where a single price is being charged from the entire supply. It can at best be treated as supplying two goods for the price of one. समझ में आ गई बात? तो उस वन प्राइस पे आपका जीएसटी लग जाएगा, ठीक है? Yes, sir. चलिए, अच्छा, अब ये तो समझ में आता, 7(1) समझ में आ गया। अब सेक्शन 7(1) समझ में आया आपने? Yes, sir. अब सेक्शन 7(1) तो हमने समझ लिया। 7(1) के अंदर क्या क्या था? क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, और सी में शेड्यूल 1 पैरा 4, पैरा 1 2 3 4, ये आपका सेक्शन 7(1) हुआ है। अब है सेक्शन 7(1) ए, समझ में आ गया? सेक्शन 7(1) ए, कैपिटल ए। तो अब अगर मैं बात कहूं तो अब मेरा एक नया सेक्शन आ रहा है, सेक्शन 7। अच्छा, कल 7(1) पढ़ा था, 7(1) ए। हाँ जी, 7(1) ए, समझ में आया चीज? हाँ जी। अब सेक्शन 7(1) ए 236 है, 2.36। ये देखो भैया, ये सेक्शन 7, ये 7 है ना आपका, 7(1) ये ए पढ़ लिया, बी पढ़ लिया, सी पढ़ लिया। Yes, sir. अब हम क्या पढ़ रहे हैं? 7(1) ए। क्या कहता है ये? यहाँ से पढ़, Where certain activities or transactions constitute a supply in accordance with the provisions of subsection 1, they shall be treated either as supply of goods or supply of services as referred to in schedule 2. अब ये क्या कहता साहब? ये क्या कहता है? ये हमें एक चीज बताता है। ये कहता है कि आपने जो भी सप्लाई किया, जो चाहे गुड जो भी आपने किया है, वह सप्लाई, अरे चमन, वह आपका क्या है? सप्लाई है। वह क्या है आपका? सप्लाई है। समझ में आ रही बात? 7(1) सेक्शन 7(1) ये डिसाइड करता है कि वह सप्लाई होगा या नहीं होगा। हमने डिसाइड कर लिया ये सप्लाई है, मैं अब सीधा थप्पड़ मारूंगा ध्यान, अगर तेरा ध्यान इधर हुआ सीधा उठ के थप्पड़ मारूंगा, ऐसे थप्पड़ दे दूंगा, मुझे फिर पता नहीं। हाँ जी, ध्यान रखना। यहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया कि सेक्शन 7(1) के अकॉर्डिंग वो क्या है? सप्लाई है। अब कभी कभी साला में कंफ्यूजन हो जाता है कि वो हम सप्लाई किसकी माने। कभी कभी हमें कंफ्यूजन हो जाता है वो सप्लाई हम किसकी माने, गुड्स की माने या सर्विस की माने। समझ में आ गया? तो इसने कह दिया कि यार तुम्हें शेड्यूल 1 ए आया, तब तुम्हारी हेल्प करने कौन आया? 1 ए आया। 1 ए अपने साथ में शेड्यूल 2 लाया, शेड्यूल 2 लाया। उसके कंधे पे, उसके पीठ पे शेड्यूल क्या था? बोरा था, उसमें था शेड्यूल 2। उसके अंदर कुछ प्रोविजंस है, वो प्रोविजंस हमें सिर्फ क्या बताते हैं? ये सप्लाई होगा या नहीं होगा ये नहीं बताते, वो सप्लाई होगा या नहीं होगा ये नहीं बताते। ये कौन बताता है? 7(1). लेकिन ये किसकी होगी? ये गुड्स की है या सर्विस की है, वो ये बताते हैं। It's only the informative purpose कि हाँ, the service, the supply which we have covered under section 7(1) वो किसका है? वो सप्लाई किसका है? गुड्स का है या सर्विसेज का? समझ में आती है बात? चलिए, हाँ जी। 2 पॉइंट क्या था? पेपर 36 था।
थकना नहीं है, थकना नहीं है आपको, थकना तो है ही नहीं। यस, अपने अंदर जोश भरो, एक लंबी गहरी सांस लो सब लोग। छोड़ो बाबा, छोड़ो। हाँ जी, चलिए सेक्शन 71A अब पढ़ बेटा। Section 71A of the CGST Act classifies certain activities, transactions constituting supply, either as supply of goods or supply of services. समझ में आ रही है ये चीज? समझ में कि भैया ये सिर्फ क्लासिफिकेशन कर रहा है तुम्हारा, डिस्टिंग्विश कर रहा है। जहां तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है ना, तुम्हारी ये हेल्प कर रहा है क्या, कि ये गुड्स की सप्लाई होगी या सर्विस। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि उस पे जीएसटी का रेट क्या अलग है, तो मैं गुड्स की रेट लगाऊं या सर्विस की रेट लगाऊं। समझ में आ गया? नेक्स्ट, Schedule 2 to the CGST Act contains the list of activities or transactions which have been classified either as supply of goods or supply of services. ठीक है। This helps in mitigating the ambiguities which existed in earlier laws. समझ में आ गया? पहले वाले लॉ में क्या था, साला बड़ा कंफ्यूजन था। जैसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, मैं क्या कर रहा हूँ काम, मैं क्या कर रहा हूँ मकान बनाने का, मैंने एक ठेका ले लिया, माल भी मेरा है और लेबर भी मेरा है। अब इसको मैं पूरी, हाँ, तो अब इसको मैं गुड्स भी मैं दे रहा हूँ और मैं सर्विस भी दे रहा हूँ, तो इसको मैं क्या मानूं? गुड्स मानूं, सर्विस मानूं, मैं गुड्स टैक्स लगाऊं मैं या सर्विस टैक्स लगाऊं? क्या बड़ा कम्बरसम था। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अभी क्या है, अभी इन्होंने कह दिया उसको क्या मानना है, तुमको सर्विस मानना है। क्या मानना है? सर्विस। भले इसके अंदर क्या है, गुड्स है, लेकिन तुमको क्या मानना है? उन्होंने कह दिया ना, बस खत्म हुई बात। क्यों? क्या की चक्कर ही नहीं। अब वर्क कॉन्ट्रैक्ट कह दिया तो कह दिया कि ये क्या है, ये सारी पिक्चर में रिप्लेस करेंगे सलमान खान की जगह इसको, तो कह दिया तो कह दिया, एक बार तो करेंगे ही करेंगे, वो अलग बात है, लेकिन एक बार तो रिप्लेस करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट। नहीं अंडर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ये मैटर, अब ये पूरा लिस्ट है भैया ना। अब हम तो नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं, लिस्ट की तरफ आ रहे हैं। आराम से कंट्रोल योरसेल्फ, हम एक लिस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और उस लिस्ट में बताया जाएगा कि आपका क्या है। देखिए फर्स्ट लिस्ट, हाँ जी, पहला है ट्रांसफर। हाँ, टाइप पढ़ो। ट्रांसफर टाइप, एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। शिवाजी सर रेडीमेड गारमेंट। अरे ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल को पहले बाद में पढ़ने का है। एनी ट्रांसफर टाइटल ऑफ इन गुड्स क्या होगा? सिंपल सी बात है, क्या होगा? गुड्स होगा यार, वो तो क्या होगा? सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। ठीक है, आप कैलकुलेटर लेके आए या तो क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? Any transfer of right in goods in undivided share in goods without transfer of title in goods. यूज करने के लिए दे दिया आपको। ठीक है, राइट ऑफ गुड्स ट्रांसफर, राइट इन द ट्रांसफर ऑफ द राइट दिया है। समझ में आ रही है बात? ट्रांसफर ऑफ द राइट दे दिया है कि भैया उसके अंदर क्या है, आपको आप चाहो तो क्या है, जैसे गुड्स, जैसे सपोज कीजिएगा कि अपन वो कभी कभी वो डीजे लेके आते हैं, किराए पे लेके आते हैं, लाते हैं ना डीजे, किराए पे लाते हैं, वो भली वापस बिना वजह लौटा देते हैं। ठीक है, किराए पे। हाँ, तो उसको हम क्या मानते हैं, वो क्या होगा? एक तरह से सर्विस होगा। क्या होगा? सर्विस होगा। नेक्स्ट, any transfer of title in goods under an agreement which stipulates that property shall pass at a future date upon payment of full consideration as agreed. सीधी सी बात है। तुमने क्या किया, मैंने क्या किया, एडवांस पेमेंट ले लिया है, एडवांस पेमेंट ले लिया है, और सपोज कीजिएगा कि ये व्हाट वी कैन से, मैं कुछ अमाउंट में कुछ गोल्ड बेचता हूँ, मैं क्या है, गोल्ड बेचता हूँ, तो गोल्ड के लिए, ज्वेलरी के लिए क्या है, आप लोग आए और आपने क्या किया कि आपने 10 लाख रुपए की ज्वेलरी अपने डिसाइड की, ये 10 लाख रुपए का एस्टिमेटेड होगा, मैं 5 लाख रुपए एडवांस ले लिया, तो फ्यूचर डेट में मैं एग्री कर दिया कि आपको फ्यूचर डेट में ज्वेलरी दूंगा, तो उसको क्या बोलेंगे? सप्लाई ऑफ गुड्स। यार गुड्स होगा ना यार, ज्वेलरी दे रहा हूँ तो यार। हाँ जी, समझ में आ रहा है? हाँ जी। अब लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड, किससे रिलेटेड? लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड। तो कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग है तो उसकी कोई लीज वगैरह है आपकी, तो क्या होगा आपका? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ जी, ये होता easy. लैंड एंड बिल्डिंग में लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड। अब ईजमेंट क्या होता है कि देखिए, ईजमेंट के अंदर क्या होता है, हम क्या करते हैं कि व्हाट वी कैन से दैट, जब हम राइट ऑफ प्रॉपर्टी यूज करने का, हम किसी को राइट देते हैं, यूज करने का किसी को क्या कहते हैं? राइट देते हैं।
तो उसकी सपोर्टिंग एक्टिविटी के लिए यदि कुछ हमें काम करना होता है, उसके लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट हमें करना होता है, दैट इज कॉल्ड द ईजमेंट। जैसे सपोज आपने क्या बनाया, आपने टेनेंसी दिया, तो टेनेंसी के लिए हम क्या करते हैं, एक रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं, तो उसके लिए भी अलग से पैसा देते हैं, उसके लिए भी अलग से काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड द ईजमेंट। समझ में आता है? टू सपोर्ट द मेन, बात समझ में आती है इस चीज? हाँ जी। एनीवेज, तो यहाँ पे अगर मैं बात कहता हूँ कि हमने लैंड बिल्डिंग को क्या, हाँ जी, लैंड बिल्डिंग को हमने क्या दिया, रेंट पे दिया है, प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया, टेनेंसी पे दिया, तो उस पे क्या है, जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी है। जीएसटी भी है रेंट पे और टीडीएस भी है रेंट पे, दोनों मिक्स मत करना, मैंने तो ऐसे ही बोला है। हाँ हाँ जी, ठीक है। एनी लीज और लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग कमर्शियल, ये सब क्या होगा आपका, सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा। समझ में आ गया? अब ट्रीटमेंट और प्रोसेस, ट्रीटमेंट और प्रोसेस सिंपल सी बात है यार, कोई ट्रीटमेंट करवाने के लिए दिया, आपने क्या किया, लकड़ी है उस पर कीटनाशक छिड़वाया, ट्रीटमेंट करवाया आपने, ठीक है, कोई प्रोसेस करवाया आपने, ठीक है, कलर, कोई कपड़ा है, रंगरेज के पास में जाते हो, कलर करवा के लेके आते हैं, होता है ना, कलर करवा देते हैं, तो छपाई करा देते हैं, तो सब क्या, ये सब क्या होगा आपके पास में, क्या होगा, ये सिंपल सी बात है, क्या होगा, सर्विस। नाउ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स का मतलब क्या हो गया, अगर आपने पूरी बिजनेस एसेट्स का पोजीशन ही ट्रांसफर कर दिया है, गुड्स ही ट्रांसफर कर दिया है, लीगल राइट ही ट्रांसफर कर दिया है, समझ में आ रही है बात, ओनरशिप ट्रांसफर कर दी है, तो क्या होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स। सेल में भी था, हाँ, अरे तो ये सारी बातें शेड्यूल 1 में होगी, ये तो शेड्यूल 1 पे तो गाइड कर रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी, क्लियर है? तो वो क्या होगा आपका, सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, यूज करने के लिए दिया तो क्या होगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा। सिंपल है बात, समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? चलिए, अच्छा, फिर ये रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सब पहले ही बता दिया तुमने, अलग से क्या बता रहे हो यार तुम? समझ में आती बात, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, समझ में आती बात, ये कहता है तुमने किसी को भी दिया, क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। ये पॉइंट यहाँ पे बड़ा मुद्दे की बात है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर्स, अगर आप कोई भी तरह का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, चाहे विद मटेरियल है या विदाउट मटेरियल है, उसको क्या मानते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं। क्लियर है? चलिए, समझ में आती भैया? हाँ जी। फिर क्या कह रहा है ये कह रहा है कि टेम्परेरी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है साहब, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट है, आपने क्या कर दिया, उसको कुछ टाइम पीरियड के लिए आपने कह दिया कि ठीक है भैया आप इसको यूज कर सकते हैं। किसी का ट्रेडमार्क के कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क के कॉपीराइट है, सपोज उसको आपने 1 साल के लिए किसी और को दे दिया, तू भी यूज कर सकता है। समझ में आ रही है? ये क्या होगा आपका, सर्विसेज होगा। समझ में आ रहा है? डी पॉइंट क्या है आपका, डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडॉप्शन, अपग्रेडेशन, एनहांसमेंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द आईटी सॉफ्टवेयर, सीधी सी बात है, आईटी सॉफ्टवेयर क्या होगा, ये सर्विसेज होगा। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। हाँ, फिर क्या है आपके पास में, एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन और टू डू एन एक्ट। अब ये साला क्या कहता है ये? हाँ जी। सीधी सी बात, इसमें मैं कहता हूं, आपने कोई एग्रीमेंट किया, मैंने एग्रीमेंट किया तू ये काम नहीं करेगा, मैंने एग्रीमेंट किया इससे नॉट टू डू वर्क, ये भी सपोज कीजिएगा कि ये भी, इसका भी एक इंस्टीट्यूट है, मेरा भी एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, अब मैंने इसको कहा था कि तू अब नहीं पढ़ाएगा, तू नहीं पढ़ाएगा, ये क्यों नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ये ले 5 करोड़ नहीं पढ़ाएगा, ठीक है नहीं पढ़ाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो हमने क्या कर दिया, एक एग्रीमेंट कर दिया, हमने एक एग्रीमेंट कर दिया, वो काम नहीं करेगा तो ये क्या माना जाएगा, एक तरह से क्या है, सर्विस है, नॉट टू डू इज ऑल्सो सर्विस। समझ में आ रहा है? yes, अच्छा, कुछ टॉलरेंट करना है मेरे को, क्या मैंने, अब देखिए अब क्या हुआ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, सपोज करो मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं पढ़ा रहा हूँ और किसी सब भाग रहे हैं, हाँ? लेकिन मैंने तुम सबको बोल दिया तुम रोज 1 घंटा आके यहाँ पढ़ोगे मुझसे तो मैं महीने का 5,000 रुपया तुमको दूंगा। तुमने कहा ठीक है ना यार, चलो, तुमने कहा सर 2 घंटे में आ जाऊंगा, 10,000 महीने। बात समझ में आ रही है? अगर कोई चीज को टॉलरेंट करने का भी अगर आप देते हो, कुछ पेमेंट कर रहे हो, कुछ एग्रीमेंट है, तो ये भी क्या है, सर्विस है, इसमें भी सर्विस टैक्स लगेगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? हाँ जी, ये बात समझ में आ रही है बात? नहीं तो ऐसा क्या है, ये तो एग्जाम्पल है, यहाँ पे क्या है? हाँ जी भैया, समझ में आती है बात? आइए, अरे वाह, थैंक यू सर। हाँ, अब देखिए, कंपोजिट सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई का मतलब क्या होता है, जहां पे गुड्स भी है और क्या है, जहां पे गुड्स भी है और सर्विस दोनों साथ में है। जैसे आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट मतलब अभी मैंने आपको बात कही,
तो क्या मानेंगे अपन उसको? सर्विस ही मानेंगे। देखो पहला पॉइंट क्या है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट समझ में आता है, Yes, sir. तो सर्विस मानेंगे। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या, सप्लाई बाय वे ऑफ एज पार्ट ऑफ द सर्विस ऑफ एनी अदर मैनर व्हाट सॉर्ट ऑफ गुड्स बीइंग फूड और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और एनी ड्रिंक। आपने क्या दिया, आपने खाना बना के, जैसे रेस्टोरेंट में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हैं, अपना कौन सा रेस्टोरेंट है वो, RJ19 या जायका, व्हाटएवर रेस्टोरेंट में आप गए, ठीक है, या अपना कृष्णा, ठीक है, अपन रेस्टोरेंट में गए और क्या लेके वहां पे जाके खाया पिया, ठीक है, तो उन्होंने गुड्स भी दिया, मेन तो गुड्स दिया ही है ना उन्होंने, लेकिन साथ में सर्विस भी तो है। गुड्स तो वो क्या होगा भाई, रोटी, हाँ भाई है, उसने क्या किया, आटा दे दिया, ये ले आटा, ये ले पानी, और ये आग लगा दी, ले, होगा क्या ये? नहीं साहब। तो वहां पे गुड्स और सर्विस दोनों हैं, तो क्या माना जाएगा? समझ में आ गई बात? चलिए 7 पॉइंट क्या है आपके पास में, कि सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन टू मेंबर। ओके, अब ये क्या कहता है साहब, ये यहाँ पे सीधी सी बात कहता है कि कोई भी मेंबर है, कोई भी वेलफेयर सोसाइटी है, कोई भी मेंबर है, वो क्या करती है, कोई सर्विस देती है, वो क्या करती है, कुछ सर्विस देती है, अपने मेंबर्स को सर्विस देती है, और उसके बदले में कुछ चार्ज करती है, उसके बदले में कुछ चार्ज करती है, तो क्या बोलते हैं इसको? सर्विस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? सर्विस बोलेंगे। समझ में आ गई बात? हाँ जी। या क्या हुआ? हाँ जी, नहीं, अरे सुनो तो सही, तो उसको जो सर्विस देती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सर्विस मानेंगे। जैसे सपोज कीजिएगा, क्या हुआ कि एक मेंबर है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक मेंबर है, वहां उसने क्या किया, उसका एक बिल्डिंग है, उसका क्या है, एक बिल्डिंग है। अब वो एक बिल्डिंग है, जैसे अपार्टमेंट्स होते हैं ना, देखा होगा आपने, बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं, जैसे यहाँ रिद्धि सिद्धि अपार्टमेंट है, अरियंत याती है, तो यहाँ पे, हाँ जी, तो वहाँ पे क्या, हर एक का वहाँ पे क्या हाउसिंग सोसाइटी बनी होती है, तो उन्होंने क्या किया, जितने भी फ्लैट के ओनर है उन सबको बोल दिया, आपके यहाँ बिजली का बिल आता है, वो सारा बिजली का बिल आप हमको दे दीजिए, सोसाइटी को दे दीजिए, सोसाइटी जाके जमा करवा देगी, आपको बार बार जाने की जरूरत नहीं है। इसके बदले में क्या ले लिया उन्होंने? कुछ चार्ज ले लिया, 1, 2, 5, 10 रुपया पर क्या ले लिया, वो पर बिल ले लिया कि 10 रुपया 20 रुपया हम पर बिल ले लेंगे। क्या ये सर्विस? समझ में आ रही ना? रिवर्स, कभी कभी क्या होता है, सोसाइटी क्या करती है, सोसाइटी बल्क में कुछ परचेज कर लेती है, बल्क में गुड्स परचेज कर लेती है, जैसे बल्क में कोई आइटम परचेज कर दिया, तो बल्क में आइटम परचेज कर दिया और उस आइटम को इंस्टॉल भी करना होता है, उन आइटम को क्या करना होता है? इंस्टॉल भी करना होता है। वो एक लिमिट, एक प्राइस ले लेती है, कंसोलिडेटेड प्राइस ले लेती है। जैसे जितने भी फ्लैट है, 50 फ्लैट है, सोसाइटी ने क्या किया, गोदरेज कंपनी से 50 एसी का उन्होंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। 30,000 रुपए में वो बंदा एसी लेके आएगा और एसी क्या करेगा, सब जगह पे इंस्टॉल भी करेगा, इंस्टॉलेशन चार्जेस भी उसके अंदर ही है। तो अब 30,000 के अंदर एसी का चार्ज भी है और इंस्टॉलेशन भी है, गुड्स और सर्विस दोनों है, लेकिन अब इसको क्या मानेंगे? गुड्स मानेंगे। इसको क्या मानेंगे? गुड्स मानेंगे। बात समझ में आती है? नहीं समझ? ठीक है, तो सप्लाई ऑफ गुड्स सोसाइटी के द्वारा मेंबर्स को, गुड्स है। सप्लाई ऑफ सर्विस, सर्विस है। कोई इसमें एक अलग से कहने की जरूरत ही नहीं। समझ में आती बात? ये एक्सप्लेनेटरी तो कहाँ जरूरत पड़ती है, ये एक्सप्लेनेटरी तो वहां जरूरत पड़ती है जहां पे क्या है, अपने को कुछ एम्बिग्यूटी हो, कुछ क्या हो, कंफ्यूजन। क्लियर है? चलिए, क्या हो? हाँ ठीक, हाँ जी, समझ में आती है ये चीज आपको? क्लियर है? चलिए, अब उसके बाद में क्या हुआ, सीबीडीटी ने क्लियरिफाई क्या किया, कुछ टेनेंसी राइट्स में क्लियरिफिकेशंस आए हैं कि टेनेंसी राइट्स को कब, हाँ जी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ, सीबीआईसी ने क्या किया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट एंड कस्टम्स। समझ में आ गई बात? इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे कुछ क्लेरिफिकेशंस दिए हैं। चलिए पढ़िए। हाँ, Pagdi system, that is transfer of tenancy right against tenancy premium, is prevalent in some states. In Pagdi system, the tenant acquires tenancy rights in the property against payment of tenancy premium. Pagdi. The landlord may be the owner of the property, but the possession of the same lies with the tenant. The tenant pays periodic rent to the landlord as long as he occupies the property. The tenant also usually has the option to sell the tenancy right of the said property, and in such a case has to share a percentage of the proceed with owner of land, as laid down in their tenancy agreement. Alternatively, the landlord pays to tenant the prevailing tenancy premium to get the property vacated. Such properties in Maharashtra are governed by Maharashtra Rent Control Act 1990. नेक्स्ट पढ़िए। It has been clarified that the activity of transfer of tenancy right against consideration, that is tenancy premium, is squarely covered under supply of services
liable to GST. नेक्स्ट पढ़ेगा. It is a form of lease or renting of property, and such activity is specifically declared to be a service in para 2 of schedule 2 as discussed in table above. That is any कुल मिला के क्या कह रहा है देखिए साहब, एक पगड़ी सिस्टम होता है, हालांकि पगड़ी सिस्टम हमारे यहाँ पे नहीं है. पगड़ी सिस्टम के अंदर क्या होता है देखिए, जैसे मेरा एक प्रॉपर्टी है, मैंने क्या किया, ये मुझसे आई रेंट पे लेने के लिए, तो मैंने कहा पगड़ी भी लगेगी. और पगड़ी सिस्टम में क्या होता है, मैंने कहा इस प्रॉपर्टी का 10 लाख रुपया तो पगड़ी है. 10 लाख रुपया तो क्या है, वो तो बता रहा हूँ, एडवांस. 10 लाख रुपया तो क्या है, एडवांस है एक तरह से. और साथ में हर महीने क्या रहेगा आपका, हर महीने 50,000 रुपये किराया रहेगा. चलिए साहब ये तो समझ में आता है. तो किराया 50,000 किराया, तो क्या आपका पूरा क्या सर्विस है, तो उसमें क्या आएगा आपका, जीएसटी लग जाएगा. अब पगड़ी में क्या होता है, पगड़ी के अंदर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द पगड़ी के अंदर क्या होता है, इन दिस कंडीशंस व्हाट हैपन, कि हम क्या करते हैं, मैंने पगड़ी ली है, इसका मतलब क्या है, मैंने इसको टेनेंसी राइट तो ट्रांसफर किया ही किया. अब क्या हो गया, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर के अंदर क्या होगा, ये चाहे तो उसमें दो ऑप्शंस हो सकते हैं. ये चाहे तो वो क्या कर सकती है, वह ये राइट आगे किसी और को ट्रांसफर कर सकती है. मेरी बात समझ में आई. अब इसके पास में प्रॉपर्टी है, शिवानी के पास में प्रॉपर्टी है. शिवानी वापस इसको है, प्रभात को ये प्रॉपर्टी रेंट पे देना चाहती है, उसके ये लीगल राइट्स ट्रांसफर करना चाहती है. तो शिवानी चाहे तो प्रभात को राइट ट्रांसफर कर सकती है. समझ में आ गई बात. वो चाहे तो ओनरशिप भी ट्रांसफर कर सकती है, या ये टेनेंसी राइट को भी वापस क्या कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है. मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे ही मैंने इसको पकड़ी दिया, जैसे ही इसने मेरे को पकड़ी दिया, इसने मुझसे टेनेंसी राइट खरीद लिया, एक तरह से खरीद लिया. अब ये आगे भी चाहे तो उसको क्या दे सकती है, किराए पे दे सकती है. बात समझ में आती है. तो वो पगड़ी भी क्या है, एक तरह से आपका सर्विसेज है. क्या है आपका, सर्विसेज है. चलिए समझ में आता है ये चीज. सो दिस इज ऑल अबाउट योर. अगर ये सब मैं बात कहता हूँ, किसी को भी ना रेंट पे दे. हाँ वो किसी, यस ये एग्रीमेंट में होता है. तो किसी को भी रेंट पे दे सकते हैं, किसी को भी आगे सेल कर सकते हैं, आगे ट्रांसफर कर सकते हैं, टेनेंसी राइट को आगे ट्रांसफर कर सकते हैं. मेरी बात समझ में आ रही है. तो अब ये इन्होंने इसको टेनेंसी राइट को ट्रांसफर कर दिया, तो आपने क्या ले लिया, पकड़ी इनको दे दिया. आप चाहे तो वापस आगे क्या कर सकते हैं, ये एक सिस्टम चला आता है, ये सिस्टम एक चला आता है. समझ में आता है. हाँ, अरे आपकी जैसी इच्छा. फिर उसमें ये होता है कि आपने इस पे लिया तो इसका 10% किसका होगा, ओरिजिनल ओनर का होगा, ये सब होगा, ये सारा सिस्टम होता है उसमें. अब जब मुझे इसको वापस खाली करवाना है, अभी इसके पास में आ गई प्रॉपर्टी, इसको खाली करवाना है, तो खाली करवाने के समय मुझे इसको वापस क्या देनी पड़ेगी, वो पकड़ी एक तरह से मुझे इसको पैसा देना पड़ेगा. ले भाई खाली कर, कुछ भी कट करके पूरा जो भी है वो अपना डिपेंड करता है कि आपस का क्या म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है. ये महाराष्ट्र में ज्यादा होता है. हाँ जी, चलिए समझ में आई ये चीज. अच्छा अब देखिए, अब हमने जो बात कही, हाँ जी, आज हमने यहाँ पे जो बात कही, सेक्शन 7 पे वापस आएंगे हम लोग. देखिए सेक्शन 7 1 ए समझ में आ गया, बी समझ में आ गया, सी समझ में आ गया, 1A समझ में आ गया, आई 2 पढ़ बेटू. 1A में कुछ लिखना नहीं है. 1A में तो सप्लाई, 1A में तो सिर्फ ये लिख दो, शेड्यूल 2 है, उसमें इलस्ट्रेटिव पॉइंट्स है आपके पास में. और उसमें एक ही चीज ध्यान रखो कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या है आपके, सर्विस है. पगड़ी वाला सिस्टम क्या है, सर्विस है. चलिए हाँ जी पढ़ भाई. Notwithstanding anything contained in subsection 1A, activities or transactions specified in Schedule 3, or B, such activities or transactions undertaken by the central government, a state government, or any local authority in which they are engaged as public authorities, as may be notified by the government on the recommendations of the council, shall be treated neither as a supply of goods nor a supply of services. अब ये क्या बोलता है, ये शेड्यूल 3 बोलता है. शेड्यूल 3 में क्या कहता है, ये कहता है भाई साहब, ये अब देखिए सेक्शन 7 सब सेक्शन 2, इसमें क्या बोलता है, ये नेगेटिव लिस्ट के बारे में बात करता है. समझ में आती है बात. ये कहता है कि भैया कुछ नेगेटिव लिस्ट दी गई है. कुछ नेगेटिव लिस्ट कहाँ दी गई है, शेड्यूल 3 में दी गई है. शेड्यूल 3 में कुछ चीजों के नाम लिखे हैं, शेड्यूल 3 में कुछ चीजों के नाम लिखे हैं साहब. वो जो चीजें हैं
वो आपकी किस में नहीं आएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स में, सप्लाई ऑफ सर्विस में नहीं आएगा। तो जो आपका सेक्शन 2 है वह सेक्शन 1 पे प्रिवेल करता है। समझ में आ रही बात? सर उसने कह दिया हाँ इन द कोर्स ऑफ फर्दर बिजनेस है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे सेक्शन 2 में लिख दिया कि इसको नहीं मानेंगे, नाम यहाँ पे आ गया, तो इसके आगे कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो किसी पे जीएसटी एप्लीकेबल है या नहीं है, उसके लिए पहले सेक्शन 7(1) देखें, 7(2) देखें, 7(2) देखो। अगर वो 7(2) में मेंशन है तो आगे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गई बात? आगे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है यार, हटाओ जीएसटी, नो जीएसटी। समझ में आती है चीज? क्लियर है ये पॉइंट? चलिए, शेड्यूल 3 तो है ही है। इसके अलावा यहाँ पे बी में क्या बोला गया, such activities or transactions undertaken by the central government or state government or local authority in which they are engaged in the public authorities as may be notified by the government on recommendation of the council। मतलब क्या कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, देखिए सेक्शन सब सेक्शन 2 के 2 पार्ट, ए में तो क्या है शेड्यूल 3 है, वो शेड्यूल 3 सबके लिए एप्लीकेबल है। इसमें तो क्या है शेड्यूल 3 है जो कि सबके लिए एप्लीकेबल है। जो भी इसके अंदर आता है, मतलब जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है वह सबके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन जो आपका बी पार्ट है, बी पार्ट स्पेशली गवर्नमेंट के लिए एप्लीकेबल है। बोलता है गवर्नमेंट यदि कोई ऐसी एक्टिविटी करता है, ध्यान रहे तो बिजनेस के अंदर गवर्नमेंट की एक्टिविटी को भी हमने माना था, बिजनेस के अंदर माना था रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में। अगर गवर्नमेंट कोई काम करती है तो उसको हमने किसमें माना था, बिजनेस में माना था। अब यहाँ पे अगर मैं बात कहूं तो इन दिस कंडीशंस क्या हो जाता है, अगर यहाँ पे इसको एक्सक्लूड कर दिया गया कि अगर गवर्नमेंट कोई भी काम कर रही है एज ए पब्लिक अथॉरिटी गवर्नमेंट कोई भी काम कर रही है और उसके लिए कुछ अमाउंट तुमसे चार्ज कर रही है, तो उसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस दोनों ही नहीं मानेंगे। तो समझ में आ रही है बात? अच्छा, कौन से काम पे नहीं मानेंगे? जिस कार्यक्रम को, क्या सारे काम को नहीं मानेंगे क्या? नहीं साहब, उसमें भी उन काम को नहीं मानेंगे जो कि जीएसटी काउंसिल ने नोटिफाई कर दिया है। समझ में आती बात? गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया, किसके रिकमेंडेशन पे? जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे। आ रहा है, समझ में आ रहा है? क्लियर है? जैसे सपोज कीजिएगा ये जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, ये जो होता है ना, इस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। गवर्नमेंट बहुत सारे काम करती है, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आपका रजिस्ट्री करती है, और भी आपके लाइसेंस इश्यू करती है, आपके ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू करती है। ये सारे काम कौन कर रही है? गवर्नमेंट इश्यू कर रही है, और इसके बदले में पेमेंट भी ले रही है। समझ में आ रही है बात? ये सारे काम कर रही है गवर्नमेंट, इसके बदले में पेमेंट भी ले रही है। तो इन सब पे किस पे जीएसटी आएगा, किस पे जीएसटी नहीं आएगा, इसके लिए जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करती है और गवर्नमेंट इसको नोटिफाई कर देती है। तो अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भैया जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट, इस पे जीएसटी नहीं लेंगे, तो भैया नहीं आएगा। बात समझ में आ गया? तो ये शेड्यूल 3 के अलावा है, बात समझ में आता है? क्लियर है? चलिए, टू पॉइंट हाँ जी, ये इसको हम बोलते हैं नेगेटिव लिस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव लिस्ट। समझ में आता है? देखो साइड में एक बंदा लिया हुआ खड़ा है, सेक्शन 7(2)(a) रीड विद शेड्यूल 3, आता है समझ में? हाँ जी, अब ये शेड्यूल 3 पढ़ रहे हैं हम। पढ़ भाई। Activities transactions specified under Schedule 3 of the CGST Act. Activities transactions can be termed negative list under the GST regime. This schedule specifies transaction activities which shall be neither treated as supply of goods nor as supply of service. समझ में आ गया? Yes, sir. भले ही वो आपको लग रहा है ये सप्लाई है, लग रहा है ये क्या है? सप्लाई है, लेकिन फिर भी बाली के उसको सप्लाई नहीं मानेगा। समझ में आ गया? पहला पॉइंट देखो, Service by an employee to the employer in the course or in relation to his employment. First, amounts received by an employee. समझ में आता है ये चीज? Yes, sir. कि अगर कोई भी काम करता है, यदि क्या कर रहा है, आपका एम्प्लॉय ने दिया है एम्प्लॉय को, तो क्या माना जाएगा? है सर्विस है, लेकिन उसके नेगेटिव लिस्ट में है। समझ में आया? Yes, sir. नहीं तो हर एम्प्लॉय को जीएसटी चार्ज करना पड़ता। हाँ जी, समझ में आया? अभी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट,
पढ़ अमाउंट रिसीव बाय Amounts received by an employee from the employer on premature termination of contract of employment are treated as amounts paid in relation to services provided by the employee to the employer in the course of समझ employment. में आ गया बात, समझ में आया? हाँ जी. Second, services provided by casual worker to employer who gives wages on daily basis to the worker are services provided by the worker in the course of employment. समझ में आता है? ठीक है. हाँ जी. Third, casual workers ठीक है, ये employ भी समझ में आता है ना आपको? ये भी कैजुअल वर्कर को भी क्या है, जो वही एम्प्लॉयर सर्विस मानी जाती है. समझ में आ रहा है? और ये नेगेटिव लिस्ट में आता है. ठीक है. अब ये ग्रीन है, ये पढ़. ओनली सर्विसेज दैट Premature termination. प्रीमेच्योर टर्मिनेशन आपको 3 साल के लिए नौकरी पर रखा था, 2 साल में निकाल दिया. only services that are provided by the employee to the employer in the course of employment are outside the realm of supply. However, services provided outside the ambit of employment for a consideration would qualify as supply. समझ में आता है? Yes, sir. हाँ जी. अगर एम्प्लॉयमेंट की वजह से है तब तो किस में नहीं आएगा आपका? नहीं आएगा, सप्लाई में नहीं आएगा. और एम्प्लॉयमेंट की कॉन्ट्रैक्ट के अलावा कुछ और है तो किस में आएगा? सप्लाई में आएगा. For example, services provided on contract basis by a person to another, that is principal to principal basis, are not services provided in the course of employment. हाँ जी. देखिए, सपोज कीजिएगा कि मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे किसी को अपने एज ए अंडर एम्प्लॉयमेंट रख लिया है कि अब आपको पढ़ाने का है. ठीक है. महीना आपको दिन में 4 पीरियड पढ़ाने का, महीने का या 4 घंटे आपको आने का, महीने का आपका सैलरी है. महीने का आपका सैलरी है. समझ में आता है? तो ये क्या है? ये एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है. एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है. और वही चीज मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया कि 1 to 1. मैंने कहा भैया इतना स्टूडेंट है, पर स्टूडेंट आपको इतना पैसा मिलेगा, आपको एक कोर्स करवाने का है. तो वो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल है. समझ में आता है? वो क्या है? प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल है. पहले वाले पे तो सर्विस टैक्स, पहले वाले पे तो जीएसटी नहीं लगेगा, दूसरे वाले पे जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा. नेक्स्ट, सर्विसेज बाय कोर्ट. Services by any court or tribunal established under any law for the time being in force. Explanation: the term court includes district court, high court, and supreme court. समझ में आती है बात? ये अगर आप देखें तो कोर्ट वगैरह भी हमको काफी सारी सर्विस देते हैं. कोर्ट में अपन केस करते हैं तो आपको फाइलिंग फीस वगैरह भरना पड़ता है, वहाँ पे कोर्ट की फीस वगैरह होती है. समझ में आ रही है बात? तो वो ये सब, ये जो सर्विसेज है, अगर ये नहीं होता तो किस में आता? सर्विस में आता. किस में आता? सर्विस में आता. लेकिन इसको जीएसटी से प्रीव्यू से बाहर कर दिया गया. इसको जीएसटी के प्रीव्यू से बाहर कर दिया गया. तो नेगेटिव लिस्ट में पहला पॉइंट क्या था? एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का आपस में झगड़ा हो गया. कहाँ गए हम? कोर्ट में गए. तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया आपका? कोर्ट का सर्विसेज. समझ में आता है बात? हाँ जी. उसके बाद में क्या हुआ? कोर्ट से बात नहीं बनी तो हमने झंडा उठाया कि कुछ तो करो, कुछ तो करो. तो पार्लियामेंट में कानून पास करना पड़ गया. इसके लिए पार्लियामेंट में कानून पास करना पड़ गया. ये तीनों सर्विस याद होनी चाहिए आपको. नेगेटिव लिस्ट क्यों कंटेस्ट होनी चाहिए. तो तीसरा पॉइंट क्या आपका? फंक्शन. Functions performed by the members of parliament, members of state legislature, members of panchayats, members of municipalities, and members of other local authorities. B. Duties performed by any person who holds any post in pursuance of the provisions of the Constitution in that capacity. Duties performed by President of India, Vice President of India, Prime Minister of India, CGI, Speaker of the Lok Sabha, Chief Election Commissioner. समझ में आ रहा बात? कि इन सबको भी जैसे सपोज कीजिएगा आप विधायक है, लेकिन विधायक के बाद आप मंत्री बन गए, तो विधायक का अलग आपको सिस्टम मिलता है और मंत्री का अलग आपको कोटा मिलता है. उसके लिए अलग से आपको पेमेंट मिलता है. समझ में आती है बात? क्लियर? ये पॉइंट तो समझ में आ रहा है? तो इन सब के लिए ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें, इसके लिए जो भी पेमेंट मिलता है, इन सबको जीएसटी के प्रीव्यू से बाहर कर दिया गया और सर्वसम्मति से ये पास किया. क्यों? क्योंकि सब नेता ही बैठे हैं पास करने वाले. एक भी वोट इसके अगेंस्ट में नहीं पड़ा. समझ में आ रही है बात? ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी. ठीक है. Duties performed by any person as a chairperson or a member or a director in a body established by the central government or a state government or local authority and who is not deemed as an employee before the commencement of this clause. हाँ जी. अब क्या हुआ? वो एम्प्लॉय तो है नहीं, लेकिन अब कभी कभी आपने देखा हो कि हमने एक कमेटी बनाई, जांच कमेटी बना दी हमने. ठीक है. उसमें 3 लोगों को कह दिया, एक तो चेयरपर्सन हो गया और एक क्या हो गया, 2 मेंबर्स हो गए. और उसके लिए उनको गवर्नमेंट से क्या मिलता है? अमाउंट मिलता है. उनके लिए गवर्नमेंट को उनको क्या मिलता है? गवर्नमेंट से अमाउंट मिलता है. तो वो जो सर्विसेज है, वो भी सर्विसेज किस में है? वो आपका जीएसटी के प्रीव्यू में नहीं है, नेगेटिव लिस्ट में आती है. समझ में आती है बात? क्लियर है? तो पहला पॉइंट क्या हो गया? एम्प्लॉय. दूसरा क्या हो गया? कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स. तीसरा पॉइंट क्या हो गया? पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के अंदर ही चेयरपर्सन वगैरह. समझ में आ गई बात ना? पार्लियामेंट के अंदर ही चेयरपर्सन आ गया ना अभी? हाँ जी. समझ में आया? अब भैया कान लड़ते लड़ते क्या हो गया? मर गया साला. मर गया तो अपने क्या करना पड़ गया?
ये सब समझ में आता है ना, फ्यूनरल ब्यूरल, ये क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है ब्यूरल का, गार्डना, ठीक है, हाँ जी, समझ में आ गया। सेंट्रियम और मोर्चरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिजीज, ये तो ना मोक्ष वाहन, ये आते हैं ना ये अंतिम यात्रा ले जाने के लिए, तो ये जो भी सर्विसेज है ये सारी सर्विसेज किसके भैया आपके नेगेटिव लिस्ट में आती है, इस पे किसी भी तरह का जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है, समझ में आती है। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है, Sale of land and subject to paragraph 5B of schedule 2, sale of building. अब मैं बता दूं, सेल ऑफ लैंड, मैंने आपको ये सेल ऑफ लैंड तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वैसे ही नहीं आएगा, समझ में आ रही है, हाँ गुड्स में आता ही नहीं है। अच्छा, सेल ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग बनने के बाद में अगर आप कर रहे हो, बिल्डिंग बनने के बाद में यदि आप उसको सेल कर रहे हो तब तो वो जीएसटी की प्रीव्यू में आएगा ही नहीं, और बिल्डिंग बनने से पहले अगर आपने उसको सेल कर दिया तो फिर वो किस में आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा, तो फिर वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा, और फिर वो शेड्यूल 2 में चला जाएगा, और शेड्यूल 2 में उसको क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस मान लिया जाएगा। बात समझ में आती है। बिल्डिंग बनी नहीं है, बिल्डिंग बनी नहीं है, लेकिन एक बिल्डर मेरे पास में आया, देखो ये पहला माला, ये दूसरा माला, उसने मेरे को पूरा डायग्राम दिखा दिया, सिस्टम पे दिखा दिया, 3D करके वो पूरा दिखा दिया, और मुझे दिखाया ये देखो आपका ऐसा फ्लैट रहेगा, ये सेकंड फ्लोर पे आपका फ्लैट रहेगा, मैंने वो फ्लैट बुक कर दिया, तो कहने का तो मैंने फ्लैट परचेज कर लिया, लेकिन उसके साथ में एक वर्क, एक्चुअली क्या हो रहा है, उसके साथ में एक एग्रीमेंट हो रहा है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो रहा है, समझ में आ रही है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट क्या है आपका, उस पे जीएसटी लगेगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, बात समझ में आती है आपको, क्लियर है, पॉइंट क्लियर है, चलिए हाँ जी, Actionable claims other than lottery, betting and gambling. हाँ जी, तो अब एक्शनेबल क्लेम्स में अब ध्यान रखना, एक्शनेबल क्लेम जितने भी है, बिल ऑफ एक्सचेंज फिक्शन सबको, वैसे भी वो किस में आ गए थे, मनी में आ गए थे, तो इसलिए गुड्स की डेफिनेशन से बाहर हो गए थे, लेकिन बाकी दूसरे एक्शनेबल क्लेम्स भी है, जैसे डेटर्स है, क्रेडिटर्स हैं, समझ में आ रही बात, मैंने अपने डेटर्स को इसको सेल कर दिया, इसकी क्रेडिटर्स को मैंने परचेज कर लिया, तो उस पे जीएसटी लग सकता था, उस पे जीएसटी लग सकता था, लेकिन यहाँ पे एक्शनेबल क्लेम्स को किसमें डाल दिया, नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया, लेकिन नेगेटिव लिस्ट में 3 चीजों को शामिल नहीं किया गया, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, ठीक है। एलबीजी को यहाँ पे क्या किया गया, शामिल नहीं किया गया, तो एलबीजी पे क्या रहेगा आपका, सर्विस टैक्स रहेगा, मतलब जीएसटी रहेगा, एलबीजी पे आपका क्या रहेगा, जीएसटी रहेगा, समझ में आ गया बात, मतलब किस पे जीएसटी रहेगा, लॉटरी पे रहेगा, बैटिंग पे रहेगा, और गैम्बलिंग पे रहेगा, बात समझ में आती है नहीं आती, क्लियर है पॉइंट, हाँ जी, सो दिस इज ऑल अबाउट योर, हाँ जी, नेगेटिव लिस्ट समझ में आता है, नेगेटिव लिस्ट समझ में आता है, क्लियर है। नेगेटिव लिस्ट में 6 पॉइंट था आपके, पहला एम्प्लॉय में बहुत जोरदार लड़ाई हुई, कहाँ गए, कोर्ट में गए, कानून बनाना पड़ा, उसके लिए कानून बनाना पड़ गया, और कानून तो छोड़ो, एक कमेटी बनानी पड़ गई, कानून बनाने के साथ साथ में भी एक कमेटी बनानी पड़ेगी जिसमें एक चेयरपर्सन भी था, 2-4 मेंबर भी थे, समझ में आ गया, तब तक साले लड़के इतने बुढ़े हो गए चले गए, एक हिंदू था एक मुस्लिम था, दोनों लड़ रहे थे, एक को तो दफन कर दिया, एक को फ्यूनरल कर दिया, तो दोनों चीजें उसमें आ गई, उनको लेने के लिए, बॉडी लेने के लिए गाड़ी भी आई थी तो वो भी उसमें आ गया, समझ में आ गया, चलिए ये बात समझ में आ गई, 4 पॉइंट तो समझ में आ गया। उसके बाद में क्या था आपका, हाँ जी, हाँ किस, वो झगड़ा किसके लिए था, लैंड और बिल्डिंग के लिए था, झगड़ा किसके लिए था, लैंड और बिल्डिंग के लिए था, जिस लैंड के लिए झगड़ा था ना वहीं पे उसको जलाया गया, दफनाया गया, और दोनों को साथ साथ ही कर दिया गया, समझ में आ गया, लैंड और बिल्डिंग के लिए, बात समझ में आती है कि नहीं आती है, क्लियर है। और एंड में पीछे उनके बच्चे जो थे ना, जो पीछे उनके बच्चे थे ना, उन्होंने जो भी, उन्होंने कहा लड़ाई वड़ाई मत करो, अपने तो मस्ती करो, लॉटरी गेमलिंग क्या है आपके पास में, बैटिंग, समझ में आया चीज, हाँ जी, हाँ जी, लॉटरी बैटिंग गैमलिंग, लॉटरी गैमलिंग बैटिंग जो भी कर दो आप, ठीक है, जैसे आपको एलबीजी पीबीजी जो भी आपको समझ में आया आप कर दो भैया, समझ में आ रही बात। तो एक्शनेबल क्लेम्स जो है उस पे जीएसटी नहीं आता है, लेकिन इन 3 चीजों पे जीएसटी आता है, बात समझ में आती है। तो ये है आपकी नेगेटिव लिस्ट, होप यू अंडरस्टूड, क्लियर, हाँ जी। अच्छा, अब सेक्शन 2 में क्या बात कही गई थी, 2 में, सेक्शन 2 में अगर सब 2 की बात करूं तो सब सेक्शन 2 बोल रहा हूं मैं, सेक्शन 7 सब सेक्शन 2, सेक्शन 7 सब सेक्शन 2, उसमें 2 पॉइंट था, ए नेगेटिव लिस्ट, बी गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे, तो गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे, तो ना गवर्नमेंट ने भी कुछ नोटिफाई किया, गवर्नमेंट ने भी कुछ नोटिफाई किया, समझ में आ रहा है। तो देखिए ये पढ़ते हैं गवर्नमेंट ने क्या नोटिफाई किया। Second, activities transactions notified by the government. Government is empowered to notify the activities transactions undertaken by the central ठीक है, government. ये गवर्नमेंट ने समझ, हाँ पढ़ Central government, a state government, or any local authority in which they
are engaged as public authorities as the activities transactions which shall be treated neither as supply of goods nor as. समझ में आता नहीं? सिंपल सी बात है कि भैया गवर्नमेंट अगर नोटिफाई कर देगा, गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफाई कर दिया कि भैया ये क्या रहे, ये नहीं है, Yes, sir. ये नहीं है, तो मान लेंगे नहीं है कि भाई ये सर्विसेज क्या है, ये सर्विसेज क्या है भैया, ये सप्लाई नहीं है, तो हम भी मान लेंगे सप्लाई नहीं है। जैसे इन्होंने नोटिफाई किया पंचायत जो होती है ना आपकी, पंचायत जो म्युनिसिपल जो होती है आपकी, समझ में आ रही है बात? गांव में पंचायत होती है, पंचायत बैठती है, वो अपने निर्णय सुनाती है, उसके लिए भी कुछ चार्ज लिए जाते होंगे, इसके लिए भी कुछ चार्ज लिए जाते होंगे। तो पंचायत जो काम करती है वो सर्विस में नहीं आता, तो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. क्लियर है? पॉइंट क्लियर है साहब? हाँ जी। अच्छा, अब इसके बाद में गवर्नमेंट ने क्या नोटिफाई किया? देखो, इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड ऑफ कन्वेंट्स। क्या मतलब है कि अगर आपका एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई चीज जा रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या जा रहा है, कोई कन्वेंस जा रहा है, क्या है आपका? ट्रेन है, बसेस है, ट्रक है, टैंकर है, ये सारे लोग जा रहे हैं। अब किसके लिए जा रहे हैं? ये किसको ले जा रहे हैं? यात्रियों को, गुड्स या पैसेंजर को ले जा रहे हैं, या दोनों को ले जा रहे हैं। समझ में आ रही है बात? या फिर क्या है, वो रिपेयर मेंटेनेंस के लिए जा रहे हैं, तो उनको क्या मानेंगे? उनको सप्लाई नहीं मानेंगे। अब सपोज करो अगर ऐसा नहीं होता, आप मुझे बताओ, आपको यहाँ से जाना है, यहाँ से आपको जाना है, सपोज कीजिएगा, कहाँ जाओगे? कन्याकुमारी, या हाँ, यहाँ चलिए, यहाँ से आपको जाना है बेंगलुरु की कौन से स्टेट में आता है? कर्नाटका में आता है। यहाँ से आपको कर्नाटका जाना है, ठीक है? अच्छा, कर्नाटका जाना है। अब उसने क्या कहा? उसने कहा ठीक है कर्नाटका जाना, आपने टिकट बुक कराई, आपने प्लेन की टिकट बुक करा दी, ठीक है? आपने प्लेन की टिकट बुक करा दी, 10,000 की प्लेन की टिकट बुक हो गई, ठीक है? अगर ये क्लॉज नहीं होता तो समझो 10,000 की टिकट बुक हो गई, सर्विस टैक्स 1 लाख 1.5 लाख। क्यों? क्योंकि जो तुमको एरोप्लेन यहां से वहां लेके जा रहा है, सप्लाई में उसकी कॉस्ट भी शामिल कर ली जाती। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? नहीं आई समझ में? गुड्स, हाँ। तो इसलिए क्या किया? अब देखिए, आप सपोज कीजिए बस में जा रहे हो, तो आपको ले जाने के लिए बस है, यहां से आप बस में बैठे हो और वहां ले जाके बस आपको छोड़ रही है। समझ में आ रहा है? तो लेकिन अब इसमें जो सर्विस टैक्स लगेगा, क्या है यार, बार बार सर्विस टैक्स आता है यार, इसमें जो जीएसटी लगेगा, वह जीएसटी सिर्फ किसकी कॉस्ट पे लगेगा? जो रेंटल चार्ज किया है, जो उसने मुझसे किराया चार्ज किया, फेयर चार्ज किया है, उस फेयर पे ही जीएसटी लगेगा। बात समझ में आ गई? Yes, sir. समझ में आ रही है बात? तो अगर सपोज अब यहाँ पे अगर आप आपको तो चलो ठीक है, अब सपोज करो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, मान लेता हूँ जेन ट्रांसपोर्ट या जेन ट्रेवल्स। अब जेन ट्रेवल्स क्या करता है? इंटरस्टेट बसें भी चलाता है। यहाँ से कर्नाटक की बस चल रही है, आप उसकी बस में बैठे, आपने तो उसको किराया दिया, उसको फेयर दिया, और उसने फेयर पे जीएसटी वगैरह चार्ज कर लिया, ठीक है। अब क्या हुआ? अगर ये क्लॉज नहीं होता तो उसकी बस एक स्टेट से कहां जा रही है? दूसरे स्टेट में जा रही है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते ही क्या मान लिया जाएगा? सप्लाई मान लिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उस पे जीएसटी की लायबिलिटी किस पे आ जाएगी? जो आपसे फेयर चार्ज किया उस पे तो आ ही जाएगी। बस की वैल्यू पे भी जीएसटी की लायबिलिटी आ जाएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ये चीज? तो यहाँ पे बोला गया नहीं, ये इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। समझ में आ गया? तो अब नहीं तो गिरे हो जाती साहब, और इट विल बी द बिग गिरे। समझ में आ रही बात? अगर ये क्लॉज नहीं होता तो बहुत बड़ी गिरे हो जाती साहब। आप देखो कितनी बार एक गुड्स आता जाता, भाई माल आता जाता, तो जब यहाँ से गाड़ी जा रही है वहां पे, तो यहाँ की गवर्नमेंट कहती जीएसटी, वहां से यहाँ आती जीएसटी, और बीच में इंटरेस्टेड है सेंट्रल गवर्नमेंट, जीएसटी। अरे जीएसटी, इनको भी जीएसटी, उनको भी जीएसटी, हायर जीएसटी। समझ में आ रहा है? अब सपोज करो कभी कभी गुड्स रिपेयर होने के लिए भी जाते हैं, गाड़ियां रिपेयर होने के लिए भी जाती है, तो ऐसी कोई रिपेयरिंग करने के लिए हमने गाड़ी को कहाँ भेज दिया? हमने गाड़ी को दिल्ली भेज दिया। दिल्ली भेज दिया, जीएसटी गिरे हो जाती यार, अगर ये नहीं आता तो। समझ में आ गया? क्लियर है पॉइंट? अच्छा, अब देखो, लेकिन आपने देखा होगा जैसे कुछ कार आ रही है, देखिए कार जैसे जो कार के मैन्युफैक्चरर होते हैं, कार के जो क्या होते हैं? मैन्युफैक्चरर होते हैं। वो लोग क्या करते हैं? वो लोग कार जिसमें लेके आते हैं ना, बड़ा ट्रोला होता है, उसके अंदर गाड़ियां भर के आती है।
या आपने टू व्हीलर देखा होगा, ट्रैक्टर क्या ही है, ट्रक्स में टू व्हीलर्स आते हैं। तो जो ट्रक उन टू व्हीलर्स को लेके आ रहा है वो यहाँ पे आएगा। जो टू व्हीलर खुद आ रहे हैं ना, वो तो आगे क्या हो रहे हैं, सेल होने के लिए आ रहे हैं, तो उस पे तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ऐसा कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट, ऐसा कोई गुड्स व्हीकल जो आप आगे सेल करने के लिए ला रहे हो, उस पे तो जीएसटी है। लेकिन कोई ट्रांसपोर्ट मोड जो है वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट मोड के लिए काम आ रहा है, समझ में आ रही है, तो उस पे जीएसटी नहीं है। मैंने एक ट्रक लेके आया, वह ट्रक में यहाँ बेचने के लिए लेके आया, जीएसटी है। मैं वो ट्रक में कुछ सामान लेके आया, वो सामान वो सामान को बेचना है, तो सामान पे जीएसटी है, वो ट्रक लाने वाले पे जीएसटी नहीं है। समझ में आ गया? टू व्हीलर पे किसने कह दिया? आपने बोला ना अरे मतलब वो जो ट्रक लेके मैंने कहा कि मोटर व्हीकल पे जीएसटी की क्रेडिट नहीं मिलती, मैंने तो ये बोला था। प्रभु कितनी बार तू हाथ जुड़वाएगी आज में से? तीसरी बार हो गया है। हाँ जी, बात समझ में आई? किसको गलत ना जोड़े भैया, धीरे कर। मेरी किसने बताया? उसने बताया, मैं सब पढ़ाते हैं। अच्छा, उसको यही हाँ जी, चलिए, समझ में आया? ये चीज समझ में आया आपको? अच्छा, चलिए सेकंड पॉइंट पढ़े, देखिए ये क्या कहता है। Second point. Interstate movement of rigs, tools and spares and all goods on wheels like trains. हाँ जी, पढ़ो एक बार, पढ़ो इसको। Above circular shall mutatis mutandis apply to interstate movement of rigs, tools and spares and all goods on wheels like trains, except in case where movement of such goods is for further supply of the same goods. चलिए क्या कहते हैं समझिएगा। कभी कभी क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमें कुछ क्या करना पड़ता है, हमें कुछ टूल्स औजार वगैरह भी ले जाने पड़ते हैं। सपोज व्हाट वी कैन से दैट कि कहीं एक्सीडेंट हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई, गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, उसको हटाने के लिए हम क्रेन लेके आते हैं और क्रेन में वो गाड़ी पकड़ते हैं और क्रेन में ही वो गाड़ी कहाँ जाती है, बाहर जाती है। समझ में आ रही है बात? मेरी बात समझ में आ रही है? और वो बाहर रिपेयर होके वापस गाड़ी आती है। तो गाड़ी बाहर गई है, लेकिन उसको गाड़ी को ले जाने के लिए भी कोई टूल और किसी का सहारा हमने लिया है, ट्रेन का सहारा लिया है। इन दोनों पे जीएसटी नहीं है। समझ में आ गया बात? नहीं आया समझ में? समझ में आ गया। लेकिन क्रेन अगर खुद ही सेल होने के लिए जाए तो जीएसटी आए। समझ में आ रहा है? दिस इज सेक्शन 7, वन ऑफ द वेरी 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 इंपोर्टेंट सेक्शन। हाँ, बिखर गए नहीं, बट उस पे तो जीएसटी है। गाड़ी टू व्हीलर बिखर गए, वो तो जीएसटी लगेगा उस पे, क्योंकि वो किसके लिए जा रहे थे, सेल के लिए जा रहे थे। समझ में आ गया बात? वो बीच में बिखर गया अलग बात है, बीच में बिखर गया अलग बात है, लेकिन वो सेल के लिए जा रहे थे। समझ में आ गई बात? लेकिन वो ट्रक भी बिखर गया तो उस पर कोई भी नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ, उस पे तो लगेगा। समझ में आती है चीज? दिस इज ऑल अबाउट योर सेक्शन 7। सेक्शन 7 समझ में आती बात? सेक्शन 7 के कितने थे आपके? आइए आप जरा, अरे थको मत यार। Section 7 1 A B C. हाँ सर, हेलो 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 हेलो, यस। सर, अकाउंट की क्लास तो नहीं है? अब नहीं करेंगे यार, अब तो आधा घंटा, अभी एक चैप्टर पूरा कर लेते हैं हम यार। ठीक है, आइए। अरे होने दो, कोई दिक्कत नहीं, आइए। अरे कोई नहीं, देखिए अब आए सेक्शन 7। अरे चंपा देख, सेक्शन 7 देखो बेटा। सेक्शन 7 1 हो गया आपका। 1 का ए पार्ट समझ में आया आपको? अरे अरे बात फिर लग के करवाए, मेरे पास बैठ के काम में देखना उसको। हाँ जी, सेक्शन 7 1 का ए आ गया, बी आ गया, सी समझ में आ गया। Yes sir. 1 ए क्या कहता है भैया? 1 ए क्या कहता है कि ऐसे कुछ सर्टेन कुछ ट्रांजैक्शन है। क्या है भैया आपके, बताओ मुझे। 1 ए क्या कहता है? 1 ए सिर्फ एक्सप्लेनेटरी है कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विस है, उसको अलग अलग करता है। शेड्यूल 2 में बात कही है। सेक्शन 2 में क्या बोला गया? प्रीविल नेगेटिव लिस्ट है। सेक्शन 2 में क्या है आपका? नेगेटिव लिस्ट। शेड्यूल 2 का नेगेटिव लिस्ट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला अच्छा वो नेगेटिव लिस्ट दे रहे तो हम भी घुस देंगे। तो उन्होंने भी क्या बोला, ट्रक का मूवमेंट का इधर का उधर करवाया उन्होंने। समझ में आ रहा है? पंचायत राज का इधर उधर करवाया उन्होंने। दो बातें समझ में आई आपको? अब ये करते हैं, हाँ जी, हाँ, अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे सब। अब हम पढ़ते हैं सब सेक्शन 3। क्या पढ़ते हैं? सब सेक्शन 3। बताइए भैया, पढ़ भाई सब सेक्शन 3 पढ़। अरे 2.9 2.9. हाँ, वही टेबल में यार, वो जो टेबल है ना,
ये composite and mixed supply. अच्छा अगला तू पढ़ ले भाई. Subject to subsections 1, 1A and 2, the government may, on the recommendations of the council, specify by notification the transactions that are to be treated as a supply of goods and not as a supply of services, or B, a supply of services and not as a supply of goods. हाँ जी, तो देखिए भाई कौन से ट्रांजेक्शन्स क्या हो सकते हैं, गुड्स हो सकते हैं, किसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स मान सकते हैं और किस ट्रांजेक्शन को सप्लाई ऑफ सर्विस मान सकते हैं. ये कहाँ पे दिया हुआ था, ये हमारा कहाँ पे था, ये 1A में था 1A में. तो 1A के अलावा भी गवर्नमेंट को ये पावर दे दिया गया, 1A के अलावा भी गवर्नमेंट को ये पावर दे दिया गया कि गवर्नमेंट चाहे तो इन 1, 2, 3 को 1A और 2 को ध्यान में रखते हुए, 1 किसका था आपका सप्लाई का, 1A किसका था ये क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज का, और 2 किसका है आपका नेगेटिव लिस्ट का. इन सबको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट चाहे तो किसकी रिकमेंडेशन पे, काउंसिल की, जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे किसी को सप्लाई ऑफ गुड्स कह सकती है, किसी को सप्लाई ऑफ सर्विस कह सकती है. ये रेजिडुअल सेक्शन है, सेक्शन 3 कोई मतलब का नहीं है. आया समझ में, आया ये चीज? तो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई बाबू? हाँ जी. तो यहाँ पे ये 3 किससे मिलता जुलता है, 1A से मिलता जुलता है. किससे मिलता जुलता है, 1A से मिलता जुलता है. बात समझ में आती है? हाँ जी. उसके बाद में शेड्यूल 1 पढ़ो तो एक बार, क्या है यहीं से पढ़ लो. Activities to be treated as supply even if made without consideration. First, permanent transfer or disposal of business assets where input tax credit has been availed on such assets. समझ में आती बात? हाँ जी. Second, supply of goods or services or both between related persons or between distinct persons as specified in section 25 when made in the course of furtherance of. ये बात समझ में आती है? आज हमने डिस्कस किया, समझ में आ रहा है? हाँ जी. उधर देख. हाँ जी. Provided that gifts not exceeding 50,000 rupees in value in a financial year by an employer to an employee shall not be treated as supply of goods. आ गया, समझ में आया चीज? ये भी हमने, और इसमें तो और बतरी बातें की थी. इसमें अपन क्या देखो अटक गया मैं. हाँ जी, एम्प्लॉयर समझ में आ रही, वो बातें भी की थी. हाँ जी. थर्ड पॉइंट पर. Third, supply of goods A by a principal to his agent where the agent undertakes to supply such goods on behalf of the principal. खुद का बिल फाड़ता है. याद है? हाँ जी. Or B by an agent to his principal where the agent undertakes to receive Reverse. such goods on behalf of the principal. याद आया? और इसमें तो हमने बहुत सी बातें की है, कमीशन की बातें की है, डेलगेटर कमीशन की बात की है, एजेंट की बात, उसके ऊपर इंटरेस्ट अमाउंट की, सब की बातें की है. याद है आपको? हाँ जी. नेक्स्ट क्या है? Import of services by a person. गला बढ़ाने वाली बात की थी इसमें, याद हो तो? कि तुम अनरिलेटेड पर्सन से फोकट में सप्लाई ले लो, हम नहीं मानेंगे. ठीक है, हम उसको एग्जाम कर देंगे. तो अनरिलेटेड पर्सन कौन देगा? रिलेटेड पर्सन वाला तो इसमें लपेटे में ले लिया, रिलेटेड वालों को तो इसमें लपेटे में ले लिया. आया समझ में? आया? और ये सारा एनालिसिस समझ में आ गया आपको? चलिए, ये सेक्शन 7 हो गया. बधाइयां, सेक्शन 7 हो गया. बधाई हो आप सबको, सेक्शन 7 हो गया. हाँ जी. अब हम बात करेंगे सेक्शन 8 की. किसकी बात करेंगे? सेक्शन 8 की. बहुत ही लास्ट सेक्शन है, बहुत ही प्यारा सेक्शन है इस चैप्टर का, सेक्शन 8. इस चैप्टर का सेक्शन 8. हाँ जी. कल 6 बजे ले लूं? अभी छोड़ दो, सेक्शन 8 करा देना. 6 बजे लेके अभी नहीं अभी तो लूंगा. नहीं तो फिर कल 8 बजे सर. साथ कोई दिक्कत नहीं. आइए, सेक्शन 8 क्या कहता है मेरा? सेक्शन 8 कहता है कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई. सेक्शन 8 क्या कहता है? कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई. अब ये कंपोजिट मिक्स सप्लाई क्या है? जब एक से ज्यादा सप्लाई में एक साथ देता हूँ, उसको कंपोजिट और मिक्स में कहते हैं. उसको कंपोजिट और मिक्स में कहते हैं. जैसे तुमने फोन लेते हो, जैसे तुम क्या लेते हो, अरे आराम से रिलैक्स होके पढ़ो, मैं पढ़ा रहा हूँ, तुमको तो पढ़ना है, कोई बात नहीं, भूल जाना पड़ गया, बस वापस देख लेना, रिकॉर्डिंग वापस देख लेना, सब याद रहेगा. हाँ जी. ठीक है. हाँ, दुखी मत, नहीं तो बार बार यहाँ दुखी हो रही. जब तू खड़ी हो मुंह ना दो क्या? हाँ जी. आएंगे तो. हाँ जी. अब मैं सेक्शन 8 की बात करता हूँ. मैं सेक्शन रिलैक्स. हाँ, मैं अब सेक्शन 8 की बात करता हूँ. यस, ये रिलैक्स हो गया. सेक्शन 8 सब लोग ध्यान दें. सब लोग, जितने भी लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, आप सभी ध्यान दें. सेक्शन 8. 2 लोग तो चले गए, 17 थे, 15 हो गए. सर कल ले लेना ना. कोई दिक्कत नहीं. आइए, कम ऑन सभी लोग, कम ऑन चान. यस, ऑफ द जोश. यस, कम ऑन चान. कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई. सेक्शन 8.
सेक्शन 8 रो मत सेक्शन 8 हाँ सेक्शन 8 अभी देखो समझो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप आराम से समझे, देखो मैं आराम से समझाऊंगा, किसी भी चीज को भागम भाग नहीं है, हमने बहुत प्यार से सारी बातें समझी, ठीक है? हाँ जी। सो अब मैं आपको बात कहूं, कंपोजिट सप्लाई का मीनिंग क्या होता है? देखो बेटा, कंपोजिट सप्लाई का मतलब क्या है? जैसे फोन के साथ में तुमको चार्जर भी मिलता है और ये अलग से लेना चाहो तो चार्जर अलग भी मिलता है। तो ऐसे दो प्रोडक्ट जो दोनों क्या है, मार्केट में अलग अलग अवेलेबल है, लेकिन जब आप लेने के लिए जाते हो तो वो एक ही डब्बे में पैक करके दे देते हैं। वो कंपोजिट और मिक्स सप्लाई में वर्ड दो यूज किए गए, कंपोजिट और मिक्स। तो कौन सा कंपोजिट में आएगा, कौन सा मिक्स में आएगा? पहले तो बताओ, मेरी बात बताओ, ये समझ में आया? एक कभी कभी तुमने देखा हो, एक हम कहते हैं कि जैसे होली दिवाली पे क्या करते हैं ये लोग? होली पे पटाखे फोड़ते हैं। वाह, दिवाली सही है। हाँ, दिवाली में तो पटाखे उसके टैक्स ज्यादा चढ़ गई है। पानी कहाँ है यार? तेरे बोतल है, पानी है, ठंडा है, गर्म है? हाँ जी। सो देखो, होली दिवाली पे आप क्या करते हो? देखो, आपने देखा होगा कि गिफ्ट के पैक आते हैं, जिसमें रसगुल्ले का डब्बा भी होता है, मिठाई भी होता है, बिस्किट का पैकेट भी होता है, टॉफी भी होती है और एक पूरा गिफ्ट रैप कर देते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ रही है बात? हाँ जी। तो ऐसी कंडीशन में नहीं, सेलिब्रेशन के अंदर तो सब कुछ क्या होता है, एक तरह से चॉकलेट सी होती है, ठीक है? अब इसमें मिठाई भी है, चॉकलेट भी है, रसगुल्ला भी है, नमकीन भी है, बिस्किट भी है, अलग अलग वैरायटी के कंपोनेंट को एक साथ में जोड़ा गया है। बताओ ये क्या नेचुरली बंडल्ड है या बंडल्ड किया गया है? बंडल किया गया है। और अगर मैं कहता हूँ ये यहाँ पे क्या, ये मोबाइल के साथ में चार्जर भी आता है, ये नेचुरली बंडल्ड है, किया गया है? दिस इज नेचुरली बंडल्ड। आप जब मोबाइल लेने के लिए जाते हो तो इम्प्लाइड है या नहीं उसके साथ चार्जर आएगा? दिस इज नेचुरली बंडल्ड। समझ में आ गया ये चीज? अच्छा, अब इसमें सपोज कीजिएगा आप लेने के लिए, आप डोसा खाने के लिए गए, ठीक है? आपने कहा एक डोसा लेके आ जाओ, वो सिर्फ डोसा लेके आया, तुमने कहा हाँ सांभर चटनी लेके नहीं आया। तो अब बताओ, ये जो सांभर और चटनी है, हाँ जी, है नहीं इतने पैसे, अंदर से ले ले। नहीं सर, तो बाद में देखेंगे। हाँ जी। अरे एक मिनट, आप डोसा मंगवा रहे हैं, आप डोसा खाने के लिए गए, आप डोसा खाने के लिए सिर्फ डोसा लेके आ गया। अरे भैया, डोसे के साथ में चटनी और सांभर आना तो इम्प्लाइड है, नेचुरली बंडल्ड है, ये नेचुरली बंडल्ड है, ठीक है? पाव भाजी खाने के लिए गए, आपने कहा भैया एक भाजी दे दे, एक प्लेट दे दे, भाजी दे, वो भाजी दे दी उसने, पाव तो बोला ही नहीं। अरे गोछे, इसके साथ तो ये बंडल्ड है, तो उसने फिर पाव भी दे दी, नींबू प्याज तो दिए ही नहीं। अरे यार, इम्प्लाइड है यार। आपने अगर आप वड़ा पाव, आपने कहा एक दे दे भैया, और वड़ा पाव के साथ में एक मिर्ची आती है और एक चटनी आती है, इम्प्लाइड है। इन सबको कहते हैं नेचुरली बंडल्ड। इन सबको क्या कहते हैं? नेचुरली बंडल्ड। समझ में आ रहा है बात? और जो गिफ्ट रैप हमने बनाया था वो नेचुरली बंडल्ड नहीं था, उसको बंडल किया गया था। बात समझ में आती है? अच्छा, अब जो नेचुरली बंडल्ड होता है ना, उस पे तो क्या होता है, उस पे तो जीएसटी। अच्छा, ये क्यों पढ़ रहे हैं कि यार इसमें क्या है, नेचुरल बंडल्ड है उसके एक ही प्राइस ले रहे हैं, नेचुरल बंडल्ड उस पे क्या ले रहे हैं, एक ही प्राइस ले रहे हैं, तो उस पे जीएसटी किस रेट से लगेगा? तो जीएसटी किस रेट से लगेगा? जो मेन सप्लाई है। अगर सपोज करो, जैसे मैं डोसे का एग्जांपल लेता हूं, डोसा, ठीक है, मसाला डोसा, रवा डोसा या मशरूम डोसा, जो भी डोसा आपका है, रवा मसाला डोसा, और उसके साथ में सांभर और चटनी भी आती है, और ये टोटल रवा मसाला डोसा मान लेते हैं होता है करीबन 250 रुपए का। 250 रुपए का एक डोसा आया है। अब इस 250 रुपए पे किस रेट से जीएसटी लगाओगे? क्या आप सिर्फ, अगर सपोज करो डोसे की रेट अलग होती, सांभर चटनी की रेट अलग होती, तो बताओ किस रेट से जीएसटी लगता? नहीं बेटा, मेन कंपोनेंट क्या है? डोसा। किस रेट से लगेगा? डोसे की रेट से। समझ में आ गया? जो चीज नेचुरली बंडल्ड है,
उस पे जो जीएसटी लगता है वह किस हिसाब से लगता है? वह लगता है मेन कंपोनेंट के हिसाब से। मोबाइल के साथ में चार्जर भी है, मोबाइल पे जीएसटी रेट है, मोबाइल पे जीएसटी रेट है 15%, चार्जर पे है 8%। किस रेट से? 15%। अब जाके सिर्फ चार्जर लेने के लिए गए हो तो 8%। वो चार्जर है तो चार्जर मोबाइल के साथ मिलता है इसलिए 15%, नहीं उस पे तो 8%। आया समझ में? आया ये कंपोजिटरी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir, आ गया। अच्छा, और जो हमने बनाया कंबाइन, सीधा हाँ, जो हमने क्या कहा, हमने कंबाइन कर दिया, हमने क्या किया? कंबाइन कर दिया। कंबाइन, इधर देख, हमने कंबाइन कर दिया। कंबाइन का मतलब क्या? मैंने रसगुल्लान, मैंने मिठाई, मैंने भुजियान सबको चेप, हाँ बिस्कुट, मैंने क्या टॉफी सबको चेप दिया और एक पैक बना दिया और उसका एक प्राइस मैंने फिक्स कर दिया, अब उसमें सब में अलग अलग रेट है। रसगुल्ले पे 5% है तो भुजिया पे 8% है तो चॉकलेट पे 12% है। तो फिर उसमें क्या बोला गया? जब जबरदस्ती तुम भेड़ा कर रहे हो तो ऐसी कंडीशन में जो अमाउंट तुम चार्ज कर रहे हो वो अमाउंट जिन कंपोनेंट के लिए चार्ज कर रहे हो उन कंपोनेंट में हाईएस्ट रेट किस पे है वो सब पे एप्लीकेबल। आया समझ में? हाईएस्ट रेट किस पे है वो सब पे एप्लीकेबल होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर जबरदस्ती जो बनाया गया कंपोनेंट जो मैंने बनाया है नेचुरली बंडल्ड नहीं है, इंसान ने बनाया है, तो उसके साथ में क्या होगा बेटा? वो 250 रुपया में उस पूरे पैकेज का ले रहा हूँ, 250 रुपये उस पूरे पैकेज का ले रहा हूँ। रसगुल्ला भी दे रहा हूँ तुमको, नमकीन भी दे रहा हूँ, चॉकलेट भी दे रहा हूँ। चॉकलेट पे 12%, रसगुल्ले पे 5%, नमकीन पे 10%, तो किस परसेंट चलेगा? 12%। हो गया सेशन। आइए अब पढ़ लेते हैं। हाँ, Composite and mixed supply, section 8. Particulars: the tax liability on a composite or a mixed supply shall be determined in the following manner, namely: first, a composite supply comprising two or more supplies, one of which is a principal supply, shall be treated as supply of such principal supply, and हाँ जी, second, a mixed supply comprising of two or more supplies shall be treated as supply of that particular supply that attracts highest rate of tax. समझ में आता है? Yes, sir. पहला वाला क्या था आपका? कंपोजिट सप्लाई नेचुरली बंडल, और दूसरा वाला क्या था? मिक्स सप्लाई, जो कि मिक्स हमने बनाया है। आया समझ में? आया? क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? Yes, तो sir. छोटी सी बात थी, इसका ये एनालिसिस किया गया। ये कंपोजिट सप्लाई का मतलब पढ़ यहाँ से Composite supply. आगे है ना? झंडू बाम आगे। हाँ, Composite supply means a supply made by a taxable person to a recipient and comprises two or more taxable supplies of goods or services or both or any combination thereof are नेचुरली बंडल। क्या है ये? नेचुरली बंडल। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. हाँ जी। अब जैसे आप गाड़ी लेते हो, गाड़ी के साथ में टायर भी आता है, 4 व्हीलर की बात करो, हाँ, वही नहीं आता साथ में, एडिशनल नहीं आता, एक्स्ट्रा नहीं आता है। एक्स्ट्रा नहीं आता। हाँ, जो एक्स्ट्रा की बात कर रहा हूँ, हाँ जी, जो भी व्हाटएवर थिंग्स आर देयर, ठीक है। अब आप जैसे गाड़ी लेते हो तो उसके साथ में क्या होता है? कभी कभी क्या होता है अंदर, चलिए समझ में आया आपको? थैंक यू। तो इसमें क्या होगा? मेन प्रिंसिपल सप्लाई होती है और बाकी क्या होती है? सपोर्टिंग सप्लाई होती है, ठीक है। चलिए ओके भैया, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। चलिए, How to determine? नहीं ये भी पढ़ना पड़ेगा। हेलमेट भी आता है। कौन सा? ये how to determine whether the services are bundled in the ordinary course. हाँ, ये कहाँ है? ये पढ़ लो ना, ये हो गया complete. ये पढ़, हाँ ये पढ़िए। हाउ टू डिटरमाइन द वेदर द सर्विस आर बंडल। Whether the services are bundled in the ordinary course of business would depend upon the normal or frequent practices followed in the area of business to which services relate. Such normal and frequent practices adopted in a business can be ascertained from several indicators, some of which are listed below. First, the perception of the consumer or the service recipient. If large number of service recipients, कुल मिला के क्या है कि आपका ये बंडल डी है, आपका यही काम है भैया कि आप जैसे आप जनरली क्या होता है, डोसा लेते हो तो डोसे के साथ में आप क्या होता है? चटनी भी देते हो, सांभर देते ही देते हो, ठीक है। अब एक टिपिकल कस्टमर आ गया, मुझे तो सिर्फ डोसा ही चाहिए, सांभर चटनी नहीं चाहिए, तो ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, मत ले। तो आपने उसको वो भी सप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब वो भी सप्लाई कर दिया, लेकिन आपका मेन चीज क्या है भैया? मेन परसेप्शन, आपका बिजनेस का, कस्टमर का परसेप्शन क्या होता है? डोसे के साथ में सांभर चटनी तो आएगा ही आएगा।
समझ में आ रही बात? एक तरह से क्या है, नेचुरली बंडल्ड है यार। क्या है ये? नेचुरली बंडल्ड। समझ में आता है ये चीज? एक तरह से क्या है, नेचुरली बंडल्ड है। अब आप सपोज कीजिएगा कि यहाँ पे जाते, कहाँ जाते हो, हेयर कटर के पास में जाते हो, तो वहां पे या फेशियल करवाने के लिए जाते हो, तो फेशियल करवाने के लिए जाते हो तो उसने क्या, वो आपके पहले क्रीम लगाता है या पानी से थपथपाट कर देगा? पानी से क्या पहले, हाँ अच्छा पहले पानी करे फिर क्रीम लगाएगा? हाँ। अच्छा, अरे हाँ भाई, मैंने नहीं कराया, मुझे नहीं पता। हाँ तो अरे यार जो भी होता हो यार, आपने तो, हाँ जी। तो अब देखिए, अब वहां पे जाता है तो वो आपको सर्विस भी दे रहा है, वो आपको क्रीम भी लगा रहा है, क्रीम भी पोत रहा है आपके, तो क्रीम यानी आपका कुछ यूज भी कर रहा है। अब वो कह रहा है मैं तो फेशियल के पैसे ले रहा हूँ, कभी आपने कहा जैसे फेशियल के पैसे लूंगा, और वो क्या है, पानी की थपथपाट करता रहता आधा घंटे तक, तक 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 तक। बताइए क्या भैया यहाँ पे सही है क्या ये? तो यहाँ पे वो दोनों चीजें यूज कर रहा है, वहां पे दोनों चीज, सीधा बैठ, वहां पे दोनों चीजें यूज कर रहा है, दोनों चीजें यूज कर रहा है, वो प्रोडक्ट भी यूज कर रहा है और सर्विस भी यूज कर रहा है। ये नेचुरली बंडल्ड है, ये नेचुरली बंडल्ड है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे बेटा क्या होगा, यहाँ पे आपका जो फेशियल का जो आपका सर्विस है उसके हिसाब से जीएसटी लग जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब किसी ने कह दिया कि जो हमारे यहाँ से फेशियल कराएगा, जो हमारे यहाँ से फेशियल कराएगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, ये लोशन की बोतल फ्री में देंगे, ये लोशन की बोतल भी साथ में देंगे। समझ में आ गई बात? एक प्राइस फिक्स कर दिया, लोशन की बोतल भी क्या देंगे, साथ में देंगे। समझ में आ रही बात? अब इसके अंदर बताइए, ये एक तरह से क्या बनाया गया है या क्या किया गया, बनाया गया है। तो इसमें आप देखो कि सर्विस पे क्या टैक्स रेट है और इसकी क्या, इस पे क्या जीएसटी की रेट है, जो हाई है उस पे चिपका दो। आ गया? समझ में आ गया? ये पूरा का डिस्कशन इसी पे आया आपका। समझ में आ गई बात? लोशन के ऊपर ही लगेगा ना वो टैक्स? जो नहीं, आप जो टोटल अमाउंट ले रहे हो उस पे लगेगा ना। आप तो एक मैंने कहा जे चंपी वाला, ठीक है, मैंने अपना एक शॉप खोल दिया, ठीक है, मैंने कहा जो भी मुझसे चंपी करवाएगा वो इसको एक ही आईफोन दिया जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे और उसकी रेट क्या है, उसकी रेट मैंने 5,000 डाल दी, ठीक है, उसकी रेट मैंने 5,000 डाल दी। अब आप 5,000 रुपए आप लेके आए, अब देखिए मैं आपको सर्विस भी दे रहा हूँ और मैं आपको एक फोन भी दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो अब इस पे इन दोनों के लिए 5,000 ही चार्ज कर रहा हूँ। इन 5,000 पे किस रेट से जीएसटी लगाऊंगा, मैं देखूंगा सर्विस पे क्या रेट है और इस आईफोन पे क्या रेट है, इन दोनों में से जो भी हायर रेट होगी वो चिपका दूंगा। आ गया? समझ में आ गया? ये पूरा यही है बेटा, ये पूरा ये मिक्स सप्लाई समझ में आया? ये मिक्स सप्लाई अपन को, आप मिक्स सप्लाई का कंपोजिट का मतलब नेचुरली बंडल और मिक्स का मतलब जिसको किया गया बंडल। समझ में आ रही? समझ में आ रहा है चीज? थको मत, अभी 10 मिनट है। हाँ जी, आया? समझ में आया? ये आया? समझ में आया कि नहीं आया आपको? चलिए, हाँ जी, आप देखिए ये लेटेस्ट ये रिकैप्चर ही है, पूरा हो गया, कोर्स हो गया। 5 मिनट का ब्रेक दे दो ना। हाँ जी, 5 मिनट का ब्रेक दे दो। अरे हो गया चैप्टर, पूरा ब्रेक दे रहा हूँ मैं, ये चैप्टर फिनिश हो गया भैया। आज एक काम करना, कल जीएसटी की क्लास नहीं है, कल हम अकाउंट्स पढ़ेंगे पूरा, कल हम 2 घंटे अकाउंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ जी, पूरा AS 10 करूंगा, AS 10 पूरा बड़ा AS है एक, तो AS 10 मैं कल आपको करवाऊंगा। तो हाँ जी, तो इसलिए आप ये पूरा पढ़ लें बेटा, ये चैप्टर एक बार पढ़ें। इस चैप्टर में कोई डिस्कशन, कोई पॉइंट हो तो उस पॉइंट को मुझे पूछें, और हो सकता है आधे घंटे की अपन जीएसटी की क्लास ले लें, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है प्लीज। तो आप ये पूरा पढ़ के आए। मेरी तरफ से सेकंड चैप्टर फिनिश हो गया है, मेरी तरफ से सेकंड चैप्टर फिनिश हो गया है, एक बार आप इसको पढ़ लें। नोट्स आप नहीं, क्या ये मॉड्यूल जो है, मॉड्यूल से एक बार सारा आप इसको पढ़े, एक बार देख लें, जो डेफिनेशन मैंने डिस्कस करवाई है आप उसी को पढ़े, बाकी डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, टेक केयर।